बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज का हमारा मौजू कब्ज़ से मुतल्लिक़ है। कब्ज़ की शिकायत तकरीबन हर शख्स ही करता है। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। आम तौर पर कब्ज़ से मुराद ये ली जाती है कि अगर किसी का स्टूल हार्ड है या पखाना सख्त है तो इसको कब्ज़ कहा जाता है। लेकिन मेडिकली इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर कोई शख्स एक हफ़्ते में 3 दफ़ा से कम स्टूल पास करता है, यानी 3 दफ़ा तक अगर वो स्टूल पास करता है तो इसको टेक्निकली हम कब्ज़ नहीं कहते। इसके साथ साथ ये भी शिकायत होती है कि स्टूल हार्ड है और स्टूल पास करने के बाद मुकम्मल फ़रागत का एहसास नहीं होता। कब्ज़ की वजूहात में ग़िज़ा का बहुत अमल दखल है। अगर आपकी ग़िज़ा में प्रॉपर फ़ाइबर नहीं है तो आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी। यानी फ़ाइबर वो चीज़ होती है जो हमारी अंतड़ियों में बल्क बनाती है, यानी हमारी अंतड़ियों की मूवमेंट के लिए मैस मुहैया करते हैं। कब्ज़ की दूसरी अहम वजह हमारी अंतड़ियों की हरकत यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं उनका स्लो हो जाना होता है। इस सिलसिले में कुछ फैक्टर्स भी काबिल गौर हैं। मिसाल के तौर पे बड़ी उम्र के लोगों का मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, उनकी मसल कॉन्ट्रैक्शंस और मसल की क़ुव्वत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी अंतड़ियों की हरकत भी सुस्त पड़ जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ की शिकायत पैदा कर देती है। कुछ अद्वियात भी कब्ज़ कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे ओपियाइड डेरिवेटिव्स यानी ओपियम से बनने वाली अद्वियात जैसा कि कोडीन है, ये भी कब्ज़ कर सकती हैं। नफ्सियाती मसाइल में इस्तेमाल होने वाले कुछ मेडिसिन्स के ग्रुप हैं जो कब्ज़ कर सकते हैं, जैसा कि SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स, जिसमें फ्लोक्सिटीन है, फ्लोक्सामीन है। इनका भी साइड इफ़ेक्ट कब्ज़ हो सकता है। इसके अलावा मैदे की जलन दूर करने के लिए जो हम एंटासिड्स लेते हैं उसमें अगर कैल्शियम और एलुमिनियम के कंपाउंड्स हैं तो ये भी कब्ज़ की शिकायत पैदा करते हैं। खून की कमी को पूरा करने वाली अद्वियात मसलन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मेडिसिन्स यानी आयरन वाली ऐसी मेडिसिन्स वो भी कब्ज़ पैदा करती हैं। कुछ डिजीज़ भी कब्ज़ की शिकायत पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पे हाइपोथायराइडिज़म है, यानी हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन अगर कम बनाना शुरू कर दे तो इसकी वजह से पूरे जिस्म का निज़ाम स्लो हो जाता है और साथ ही साथ अंतड़ियों की हरकत भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ की तकलीफ़ हो जाती है। शुगर के मर्ज़ में भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, चूँकि इसमें हमारी जो ऑटोनोमिक नर्व्स हैं जो हमारे दिमाग और हमारे हराम मगज़ से निकल के अंतड़ियों की तरफ आ रही होती हैं, जिन्होंने अंतड़ियों की हरकत को कंट्रोल करना होता है यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को रेगुलेट करना होता है, वो नर्व्स शुगर के मर्ज़ में आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होती रहती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर पैगाम अंतड़ियों की तरफ नहीं आ सकता, प्रॉपर सिग्नल्स नहीं आ सकते और अंतड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ का आर्ज़ा हो जाता है। कब्ज़ की वजूहात में और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। मसलन अगर कोई शख्स कम पानी पीता है तो उसको भी कब्ज़ की शिकायत होती है, या प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी मूवमेंट नहीं है, पैदल नहीं चलता, या खाना खाने के बाद उसका ज़्यादा काम बैठने वाला है, तो ऐसी सूरत में भी कब्ज़ हो जाती है। स्ट्रेस का शिकार लोग या नफ्सियाती मसाइल का शिकार लोग भी अक्सर कब्ज़ की शिकायत करते हैं। कब्ज़ की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हमारी ग़िज़ा का प्रॉपर इस्तेमाल है। हमें प्रॉपर तरीके से फ़ाइबर लेना चाहिए, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। इसके अलावा खाना चबा कर खाना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा पैदल चलना भी फ़ायदेमंद साबित होता है। कब्ज़ के इलाज के लिए फार्मेसीज़ के ऊपर बहुत सारी अद्वियात लेग्स्टिव के तौर पर आपको मिलेंगी, जो हमारे स्टूल को, हमारे खाने को नरम करके हमारे कब्ज़ की शिकायत को दूर करती हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा
جس سے آپ گھریلو اشیاء استعمال کر کے قبض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ خشک انجیر جو آپ کو کسی بھی ڈرائی فروٹ کی شاپ سے آسانی سے مل جاتی ہے، اس کے 3 دانے آپ نے لینے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں تاکہ اس کے اوپر سے ڈسٹ وغیرہ واش ہو جائے۔ اس کو آدھا کپ دودھ کے اندر ڈپ کر کے آپ فریج کے اندر رکھ دیں۔ رات کو آپ یہ رکھیں اور صبح تک یہ انجیر نرم ہو چکی ہوگی، کسی حد تک پھول چکی ہوگی۔ اس کو صبح آپ نے نہار منہ چبا کے کھانا ہے اور ساتھ دودھ بھی پی لینا ہے۔ ہفتہ 10 دن کے استعمال کے بعد ہی آپ کا قبض کا عارضہ انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بواسیر یعنی پائلز کا بھی بہت اچھا علاج ہے۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی دوسری ٹپ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں۔ نمبر 1 ہرڑ، جس کو ہم ہریڑ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 بھیڑے۔ نمبر 3 آملہ، یعنی ہریڑ، بھیڑا اور آملہ۔ تینوں چیزیں خشک والی لینی ہیں۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائیں گی۔ ان تینوں اشیاء سے آپ نے گٹھلی نکال دینی ہے اور ان کے چھلکے ہم وزن لے لینے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ تینوں 50-50 گرام لے لیں۔ ان کو اچھی طرح سے پیس کر پاؤڈر کی شکل میں بنا لینا ہے۔ اس میں تقریباً اتنا دیسی گھی شامل کریں کہ یہ ہلکا سا سوک ہو جائے، یعنی زیادہ مقدار میں دیسی گھی نہیں ڈالنا بلکہ بہت ہلکا سا، جیسا کہ آپ اتنی مقدار میں آدھا چمچ اگر دیسی گھی ڈالیں گے تو یہ اس میں تھوڑا سا نم ہو جائے گا۔ اس سفوف کو آپ کسی بھی بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ اس میں آپ تھوڑا سا شہد شامل کر کے تو اس کو معجون کی شکل بھی دے سکتے ہیں، لیکن سفوف کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ چائے والی چھوٹی چمچ ایک صبح اور ایک شام کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی سے یا تھوڑے سے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ قبض کا مسئلہ تو آپ کا انشاءاللہ چند دنوں میں ہی حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہاضمے کے نظام کی درستگی کے لیے، گیس کے لیے اور بہتر ڈائجیشن کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اس نسخے کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ یہ کینسر سے بھی آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کی جھریاں اس سے درست ہوتی ہیں، وقت سے پہلے بالوں کے سفید ہونے کو روکتا ہے اور نظر کی کمزوری کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔